छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के नवा रायपुर में कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय महाधिवेशन चल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये कांग्रेस का दूसरा सबसे बड़ा आयोजन है। महाधिवेशन के दूसरे दिन कांग्रेस ने अपने संविधान में बड़ा संशोधन किया है। कांग्रेस के इस अधिवेशन में पार्टी के संविधान में 6 बड़े संशोधन किए गए हैं। अब पार्टी के अंदर महिलाओं और युवाओं को आरक्षण दिया जाएगा। 50% पद 50 साल से कम उम्र के लिए आरक्षित होंगे। इसके अलावा पार्टी सदस्यता फॉर्म में अब मां और पत्नी का नाम होगा। वहीं अब थर्ड जेंडर को भी पार्टी में अहमियत मिलेगी। साथ ही कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में भी सदस्यों की संख्या में इजाफा किया गया है, जिसके तहत अब CWC में 25 की जगह 35 स्थायी सदस्य होंगे और PM, पूर्व PM सहित पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भी इसके सदस्य होंगे। इसके साथ ही संगठन में SC/ST के अलावा अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को भी 50% आरक्षण मिलेगा। देश की जरूरियात के मुताबिक कांग्रेस ने लगातार अपने आप को बदला है और इसीलिए इस कमेटी ने ये प्रपोज किया है, जिसे स्टीयरिंग कमेटी ने अनुमोदन किया है, कि समाज के अनुसूचित जाति, आदिवासी, अल्पसंख्यकों और पिछड़ों के लिए डेलीगेट्स, AICC डेलीगेट्स, PCC डेलीगेट्स और सभी पदों पर 50% आरक्षण किया जाए, जो इतिहास में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। 50%, 50 साल से कम के नौजवान और महिलाओं की भागीदारी होगी। ये अपने आप में एक नए इतिहास की संरचना कांग्रेस पार्टी ने की है। कोई भी पार्टी या कोई भी राजनीतिक व्यवस्था में जब समाज का और समाज में जिस तरीके से लोग अपनी पहचान बनाते हैं, उसका जब दर्शन होता है या उसका एक पिक्चर दिखती है तो लोग उससे जुड़ाव देखते हैं। कांग्रेस पार्टी ये हमेशा करती रही है, लेकिन अब हमने अगर नीतिगत तरीके से किया है तो एक तो क्या है कि ज़्यादा बैलेंस में निकलेगा और एक संदेश सबको जाएगा कि देखिए हर किसी को जोड़ के और हर किसी की पार्टी जो है वो कांग्रेस है, तो ये बहुत अच्छा संदेश जाएगा। वहीं कांग्रेस के 85वें अधिवेशन में पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजनीति से रिटायरमेंट का संकेत दे दिया है। सोनिया ने शनिवार को अपने संबोधन में कहा, भारत जोड़ो यात्रा के साथ ही मेरी राजनीतिक पारी अब अंतिम पड़ाव पर है। Personal satisfaction, but what gratifies me most is that my innings could conclude with the Bharat Jodo Yatra. वहीं रायपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस के अधिवेशन पर तंज कसा है। कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के पास गरीबों को आवाज देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन प्रदेश सरकार अपने नेताओं के स्वागत के लिए गुलाब के फूल बिछा रही है। कांग्रेस सरकार अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। ये पैसा आम जनता का है जो कांग्रेस अपने अधिवेशन में खर्च कर रही है। 16 लाख गरीबों को पक्के मकान से वंचित रखा जा रहा है। वहीं पर गांधी परिवार के लिए 5 स्टार टेंट का निर्माण किया जा रहा है। गरीब के नल से जल नहीं आया था, लेकिन कांग्रेस के नेता के लिए गुलाब की पंखुड़ियां, गुलाब के फूल बिछाए जाते हैं। ये दिखाता है कि ये पार्टी केवल एक परिवार तक सीमित है, ये गरीबों के लिए कुछ नहीं करती है। इस अधिवेशन में कांग्रेस की नई दिशा तय हुई है, जिसको लेकर कांग्रेसियों में भी खासा उत्साह है। अब सवाल ये है कि क्या पार्टी में आरक्षण देकर कांग्रेस की सभी वर्गों की साधने की कवायद है। सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस के इस दाव का मिशन 2023 और 24 में लाभ मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है और 23-24 पर मंथन हो रहा है। कांग्रेस का आरक्षण दांव देखने को मिल रहा है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं क्या है आज के एजेंडा पॉइंट्स। क्या पार्टी संविधान में संशोधन से संगठन होगा मजबूत? क्या कांग्रेस का आरक्षण दांव जिताएगा चुनाव? क्या अधिवेशन में बन रहा मिशन 23-24 का रोड मैप? बीजेपी के मिशन पर अधिवेशन का कितना दिखेगा असर?
एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आईएनडी एजेंडा में। तो अधिवेशन में 6 बड़े संविधान संशोधन किए गए हैं। कांग्रेस पार्टी के सभी पदों पर 50% आरक्षण की बात कही गई है। महिलाओं और युवाओं को विशेष तौर पर मौका दिया जाएगा और इस तरह के भी संकेत मिले हैं कि सोनिया गांधी राजनीति से संन्यास ले सकती हैं। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने तंज कसा है और जिस तरीके से अनुराग ठाकुर ने कहा है कि भाई जो पैसा गरीबों के लिए खर्च होना चाहिए वो फूल बिछाने के लिए खर्च किया जा रहा है, नेताओं के स्वागत सत्कार में खर्च किया जा रहा है। तो आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं रवि वर्मा जी, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। हमारे साथ जुड़ रहे हैं गोविंद मालू जी, जो कि नेता हैं मध्य प्रदेश बीजेपी के, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं देवदत्त दुबे जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है आईएनडी 24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा रवि जी से। रवि जी, अभी अभी आपने सुना अनुराग ठाकुर ने क्या कहा, क्या कहेंगे इस पर? कांग्रेस का अधिवेशन एक ऐसे समय में हो रहा है जब देश आर्थिक असमानता, सामाजिक अमानता से जूझ रहा है। देश में लगातार जिस तरीके की बेमनस्ताएं फैल रही है, जिस तरीके से भाई से भाई को लड़ाया जा रहा है, आज आर्थिक असमानता सबसे बड़ा इस देश में विषय है। जब केवल कुछ चंद पूंजीपतियों के देश के हाथों में इस देश की धरोहर, इस देश के उद्योग सौंप दिए गए हैं। मेरे देश का युवा, मेरे मध्य प्रदेश का युवा लगातार आज बेरोजगारी की बाट जो रहा है, लगातार दर दर की ठोकरें खा रहा है। उन्हें नियुक्तियां नहीं मिल रही, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहे हैं। अनुराग ठाकुर जी से मेरा यह बड़ा सवाल है, आज वो कांग्रेस पर तोहमत लगा रहे हैं। मेरा उनसे बड़ा सवाल है कि वो इस तरह के आरोप लगाने से पहले अपनी गिरेवा में झांके। उन्हें ये जवाब देना होगा कि आखिर 2014 से सरकार बनने के बाद आज 22 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे क्यों चले गए। अगर है उनका पास अगर इस बात का कोई सवाल तो वे जरूर, मैं मानता हूं कि वे देंगे, लेकिन वे नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे क्योंकि जो सरकार कहती थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब फलाने की सरकार, आज अनुराग ठाकुर जी को महंगाई क्यों नहीं दिखती है? आज आर्थिक असमानता का जो भाव लगातार देश में बढ़ते जा रहा है, वह खाई उन्हें क्यों नहीं दिखती है? इसलिए नहीं दिखती है क्योंकि उनके पेट नहीं, उनके गले गले तक जो है पैसा और धन दौलत से वे भर चुके हैं, संपन्न हो चुके हैं। आज उन्हें गरीब की थाली में भोजन नहीं है। आज जो 22 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए, आज वे उन्हें नहीं दिखते हैं क्योंकि उनके पेट भर चुके हैं। और आज कांग्रेस अगर अपने महाधिवेशन में एक गरीब की चिंता कर रही है, एक महिलाओं की चिंता कर रही है, युवाओं के कैसे एमएसएमई के माध्यम से उन्हें अच्छे से अच्छे रोजगार उत्पन्न करे जाएं, अगर कांग्रेस उसमें मंथन और चिंतन कर रही है तो एक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट में सुइयां क्यों चुभ रही हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है। मालू जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट में सुइयां क्यों चुभ रही हैं, जवाब दीजिए। गोविंद मालू जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? लगता है गोविंद मालू जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं देवदत्त दुबे जी का रुख करना चाहूंगा। देवदत्त जी, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय महाधिवेशन चल रहा है छत्तीसगढ़ में, और उसे लेकर के बीजेपी ने तंज कसा है कि भाई उनका कहना यह है कि ये जो पैसा इतना खर्च हो रहा है ये गरीबों के लिए खर्च होना चाहिए, गरीब के नल से जल नहीं आ रहा है और नेताओं के लिए फूल बिछाए जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कोई भी राजनीतिक दल हो, आज मेगा शो की परंपरा चल रही है। भाजपा भी बड़े बड़े इवेंट करती है, चाहे प्रदेश में हो चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो। ये तो सभी दलों के लिए सोचने की बात है कि जिस तरह से भारी भरकम खर्चे होते हैं, यदि वह पैसा गरीबों में लगाया जाए तो उसका कुछ कल्याण हो सकता है। लेकिन ये तो एक राजनीति की परिपाटी है, परंपरा है कि आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े आयोजन होते हैं, खासकर चुनावी वर्ष में तो आप देखिएगा, आप लगातार हो रहे हैं आयोजन, और इससे राजनीतिक दल अपना माहौल बनाते हैं एक कि हमारे साथ इतने लोग हैं। आप देखेंगे छोटे छोटे दलों ने पिछले दिनों प्रदर्शन किए, राजधानी भोपाल, चाहे करणी सेना हो, भीम आर्मी, उनके 1-2 लाख की भीड़ से ही उनका संदेश गया प्रदेश में कि नहीं, कुछ इनमें ताकत है, जो बसपा और सपा वैसा नहीं कर पा रही। तो ये राजनीति के कुछ अनिवार्य पैमाने लोगों ने बना लिए हैं, राजनीतिक दलों ने, कि हम अपनी शक्ति प्रदर्शन कैसे करें, बड़े बड़े आयोजन से करते हैं। और कोई दल इसकी जब शुरुआत करेगा, जैसे शुरुआत में होते हैं दल, जब विपक्ष में होते हैं, शुरुआती संघर्ष में होते हैं, तब वो करते हैं। अब ये दोनों दल तो लगातार सत्ता में एक दूसरे के बाद आते रहे देश में और प्रदेश में, तो इनके पास तो इतने संसाधन हो ही जाते हैं। और छत्तीसगढ़ जहां ये अधिवेशन हो रहा है वहां कांग्रेस की सरकार है, तो स्वाभाविक है कि वो तो होगा सरकार के साथ। कौन सी सरकार है और जिसके यहाँ नहीं होता हो वो बताएं आप,
ऐसा कुछ नहीं है। ये तो राजनीतिक दलों का एक आजकल एजेंडा हो गया है कि हम अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। लेकिन विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस को जरूर संघर्ष को ज्यादा प्राथमिकता देना चाहिए। सड़कों पर संघर्ष के यदि उनके पास मुद्दे हैं सरकार के खिलाफ, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की किसी भी सरकार के खिलाफ, विपक्ष में संघर्ष को ज्यादा महत्व दिया जाता। लेकिन चूंकि पार्टी का ये ठीक। बड़ा सम्मेलन है, उनका महत्वाकांक्षी अभियान जो भारत जोड़ो अभियान संपन्न हुआ, उसके बाद ही अधिवेशन हो रहा है, तो स्वाभाविक है उसमें शक्ति प्रदर्शन करेंगे। बड़े बड़े निर्णय भी ले रहे हैं, जैसे 6 संशोधन पार्टी ने किए हैं। और एक पार्टी के लिए एक बड़ा संदेश भी सोनिया गांधी ने दिया कि उन्होंने कहा कि अब मैं रिटायर्ड हो रही हूँ, मैं आगे चुनाव नहीं लड़ूंगी, मेरी पारी समाप्त हो रही। तो स्वाभाविक है वो सब करेंगे, इसमें कोई नई बात नहीं है। राजनीतिक दलों है ये, कोई आजकल तो भीड़ जुटाने के लिए सब कोई आतुर रहता है। जिसके साथ भीड़ है उसी के साथ तो आजकल जनमत है, जी उसी के साथ तो आजकल वातावरण बनता है। जी जी, बिल्कुल सही चाहे कहा वो आपने। शोषण जिसके साथ जनता है, जिसके साथ भीड़ है, वहीं वातावरण बनता है। चलिए ठीक है, मैं मालू जी का रुख करना चाहूँगा। मालू जी, अभी थोड़ी देर पहले रवि जी ये बात कह रहे थे कि भाई इतना बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, पार्टी मंथन कर रही है, सोच रही है लोगों के बारे में, निष्कर्ष भी निकल रहे हैं। आपको क्या दिक्कत हो रही है मालू जी? हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और दूसरी बात यह है कि अब क्या करेंगे जब चिड़िया चुग गई खेत। अब कितना भी आप बीन बजा लें, कितने भी आप कई सारे फलसफे गढ़ लें, इन्हें मालूम है कि अब कांग्रेस का अस्तित्व अब रसातल की तरफ जा रहा है। एक जमाने में जो पार्टी पूरे देश में सब राज्यों में राज करती थी, आज सिमट कर रह गई। सोनिया गांधी ने कोई त्याग नहीं किया। सोनिया गांधी जी ने कोई बहुत बड़ा उदाहरण पेश नहीं किया। उन्हें मालूम है और उनके सलाहकारों को भी मालूम है कि जैसे राहुल गांधी चुनाव हारे अमेठी से, अगली बार रायबरेली का भी नंबर लगे, इसलिए उन्होंने किनारा करना ही बेहतर समझा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के चुनाव नहीं हो रहे हैं, ये कह रहे हैं हम लोकतंत्र है हमारे यहाँ, हम चुनाव करा रहे हैं। देखिए हमने अध्यक्ष का चुनाव करा दिया, तो सीडब्ल्यूसी के चुनाव क्यों नहीं कराए भाई? आपकी ही आवाज उठ रही। ये सब केवल शिगुफेबाजी है। और कांग्रेस की ये यदि कोई भी ये पूरी परिषद जिसको कहते हैं वर्किंग कमेटी या प्रतिनिधि इकट्ठे हुए, उसमें देश के लिए कोई उनको एजेंडा सेट करना था, देश के लिए कोई संदेश देना, देश में वो क्या करना चाहते हैं इसका विजन प्रस्तुत करना था। उसकी बजाय वो उसमें लगे रहे। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ तो जनता को है कांग्रेस से, जिन्होंने इनको रसातल में। मालू जी, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक बात कही, आपने कहा कि भाई सोनिया गांधी ने कोई त्याग नहीं किया है। राजनीतिक गलियारों में अक्सर ये कहा जाता है कि 2004 में वो एक तरीके का त्याग ही था, जब उन्होंने खुद पीएम ना बनते हुए मनमोहन सिंह जी को मौका दिया था। मालू जी, बिल्कुल त्याग नहीं था। त्याग नहीं था, त्याग नहीं था, वो त्याग नहीं था। विदेशी मूल का मुद्दा था, वो त्याग नहीं था। वो तो इनको जब मालूम पड़ गया कि कांग्रेस के अंदर एक विघटन और हो जाएगा, शरद पवार प्रिय संगमा चले गए, तब क्या हुआ, तो उनको पता था कि विदेशी मूल का मुद्दा मेरे सर पर चढ़कर बोलेगा। और देश की जनता, अगर सोनिया गांधी के चेहरे को आगे रख के चुनाव लड़ते, फिर क्यों नहीं लड़ा कि प्रधानमंत्री यही होंगी? तो इसीलिए नहीं लड़ा क्योंकि वो भारतीय की बजाय विदेशी मूल का जो मुद्दा था, उसके कारण उनकी स्वीकार्यता नहीं थी, न पार्टी में थी न जनता में थी। इसीलिए वो केवल, ठीक है, संगठन के अध्यक्ष बनी रही। कांग्रेस के जो बाकी चाटुकार लोग थे वो उनको चाहते थे गांधी परिवार का ही कोई रहे, और अभी भी कई लोग ही चाहते थे। लेकिन वो तो अंदर जब सारी की सारा बिखर गया कुनबा, तब लगा पुराने लोगों को कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने फिर वही पपेट बिठा दिया अपना। उसमें कोई चुनाव जैसी स्थिति नहीं थी। जो गांधी परिवार कहे वही सही, न खाता न बही, ये बात है। ठीक है, आज भी वही बात। ठीक है। रवि जी, गोविंद जी की बात पर क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि भाई जब चिड़िया चुग गई खेत, पछताए होत क्या? भारतीय जनता पार्टी के झूठे प्रवक्ता और नेताओं को केवल यही लगता है वो जो बोले वही सही। मालू जी के पास पता नहीं कौन सी ऐसी इंटेलिजेंस है कि उन्हें कांग्रेस के अंदर खाने की चीजें पता चल जाती हैं। जिस तरह की उन्होंने एक मनगढ़ंत कहानी, एक झूठी कहानी आपके चैनल पे सुनाने की बात कही, वो देश का बच्चा जानता है कि परम श्रद्धेय सोनिया जी
इस देश में प्रधानमंत्री का उन्होंने त्याग किया। वे चाहती तो क्या उस समय प्रधानमंत्री नहीं बन सकती थी? निश्चित तौर पर बन सकती थी, क्योंकि वे देश की बहू हैं। उन्होंने देश की रीति नीति संस्कारों को ग्रहण किया है और भली भांति इस देश के हर दुख दर्द को समझा है और पार्टी के उन नैतिक मूल्यों के प्रति भी हर जवाबदारी को निभाया। वे चाहती तो बन सकती थी, लेकिन उन्होंने पार्टी और देश को सर्वोपरि समझा। केवल भारतीय जनता पार्टी की तरह सत्ता व्यवस्था की लूट को पहले नहीं समझा। आज भारतीय जनता पार्टी के वो लोग ज्ञान दे रहे हैं जो 10 लाख का चश्मा पहनते हैं और तोहमत लगाते हैं विपक्ष पर, उन्हें अपनी गिरवा में झांकना चाहिए। आज वो एक कांग्रेस पार्टी के संविधान पर बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के चुनाव पर बात कर रहे हैं कि संगठन चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं। मालू जी, कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है वो उनका जो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मैं आपकी जानकारी में बता दूं, एक मील मजदूर का बेटा है जिसे कार्यकर्ता ने चुनकर बनाया है। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं जो संघ कार्यालय में बना दिया जाता है। नड्डा जी का चुनाव कैसे हुआ आप बता पाएंगे? आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आप बहुत ही बोने साबित हो जाएंगे। क्योंकि संघ कार्यालय तय करता है, वहां 2 लोग तय करते हैं कि फलाना व्यक्ति नड्डा को अध्यक्ष बनाया जाएगा। नड्डा जी का सिलेक्शन कैसे हुआ? क्योंकि आप लोग तय नहीं करते हो। आपके यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, हमारे यहाँ बोलने की आजादी है, बोलने की स्वतंत्रता है। वहां हर व्यक्ति अपना पक्ष रखता है। वहां बूथ का अध्यक्ष है, वो पीसीसी के डेलीगेट तय करता है। जो डेलीगेट्स बनते हैं वो एआईसीसी का अपने अध्यक्ष के लिए अपना अभिमत देता है। इस आधार पर कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। जब एक गरीब मजदूर का बेटा मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, एक दलित का बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, तो ये मनुवादी लोग, जो संविधान विरोधी लोग हैं, जो दलित विरोधी भारतीय जनता पार्टी, उसके नेताओं की, प्रवक्ताओं के चेहरे पर इस दुख को समझा जा सकता है। ठीक है, चलिए ठीक है। देवदत्त दुबे जी से मैं एक सवाल ले लेता हूं। देवदत्त जी, 50% आरक्षण की बात हो रही है कि भाई युवाओं को और महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा और तो और थर्ड जेंडर को भी पार्टी में मौका मिलेगा। मेरा आपसे सवाल ये है, क्या इस तरह के स्टेप्स लेकर के पार्टी को फायदा मिलेगा, चुनाव में फायदा मिलेगा? क्या लगता है आपको? देखिए, चुनाव कोई एक मुद्दे पे फायदा नहीं देता है। चुनाव तो बहुत अलग चीज है जी। जिस तरह से क्रिकेट में आप देखेंगे कि जिसकी फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग सब कुछ अच्छी हो, वही टीम मैच जीतती है। ऐसे चुनाव में नेतृत्व की प्रखरता, उम्मीदवार, स्थानीय परिस्थितियां, बहुत सारी चीजें डिपेंड करती, फिर मुद्दे भी आते हैं उसमें। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन उस अच्छा प्रयास था, बहुत टिकट भी दिए थे, लेकिन उसका फायदा नहीं हुआ। भाजपा भी कई बार बहुत सारे प्रयोग करती रही, कितनी बार उसने प्रयोग किए, अब की बारी अटल बिहारी, लेकिन तब संगठन नहीं था, तो पार्टी 2-2 सांसद से अपना सब्र करती रही। तो ये सब तो अलग चीजें हैं, लेकिन जब विपक्ष में आप हो तो ऐसे आकर्षक मुद्दे आपको लाने ही पड़ेंगे कि आखिर आपको जनता क्यों वोट दे। तो आज पहले तो संघर्ष होता था, जयप्रकाश नारायण लोहिया या उस समय जब इंदिरा जी ने संघर्ष किया इमरजेंसी के बाद वापसी के लिए, तो पहले संघर्ष होता था। आजकल मुद्दे तलाशे जाते हैं, जाति के, धर्म के, स्थानीय स्तर के, जिसमें एक समूह का वोट बैंक अपने पास आ जाए। तो ये राजनीतिक दलों ने जो शॉर्टकट रास्ता देखा है, अब आधी आबादी को साधने के लिए आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं को 1000 रुपए महीने देने की घोषणा की है, इधर 50% आरक्षण दिया जाएगा। तो ये सब अभी ये चुनावी वर्ष है, अभी 9 राज्यों में चुनाव होना है, फिर 24 में होना है लोकसभा के चुनाव। तो इस तरह की बातें, मुद्दे और आश्वासन लगातार सभी दलों की तरफ से आएंगे, क्योंकि अब तो वोट लेना है। वोट जो कभी समाधान के लिए बना था देश में, तो आज वोट एक समस्या हो गई है। वोट के ही कारण बहुत सारे मुद्दे आज देश में नए नए प्रकार से रूप बदल कर आ रहे हैं। कभी कोई जाति का चोला पहन के आता है, कोई धर्म का। तो ये सब चलेंगे अभी चुनाव तक। तो अभी तो देखते जाइए, अभी शुरू हुआ है। 23 दिसंबर में जब ये विधानसभा के होंगे, 9 राज्यों के होना इस वर्ष, और अगले साल लोकसभा के, तो इस तरह के लोक लुभान मुद्दे आएंगे मैदान में। बिल्कुल सही कहा आपने देवदत्त जी। इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो आगे देखने वाली बात होगी, अभी तो बहुत सारी चीजें देखना बाकी है। चलिए ठीक है, मैं गोविंद मालू जी का रुख करता हूँ। मालू जी, अभी थोड़ी देर पहले जो बात रवि जी कह रहे थे कि आंतरिक लोकतंत्र की उन्होंने बात कही कि भाई आंतरिक लोकतंत्र उनकी पार्टी में है और आपकी पार्टी में नहीं है। नड्डा जी का उन्होंने उदाहरण दिया, क्या कहेंगे इस पर? एक तो ये बताएं, एक तो ये समझते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो जनता आंख और कान बंद करके सब ग्रहण कर रही है। उनको कुछ नहीं पता, वो आंखों से देख रही है, कानों से सुन रही है,
जनता जानती कि लोकतंत्र कहाँ है कहाँ नहीं है। अब ये बड़ा अजीब लोकतंत्र है कि ऊपर पुराने चुने गए लोग ऊपर अध्यक्ष का चुनाव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गांधी परिवार की स्वीकार्यता नहीं। जब पार्टी में टूटन हो गई, गुलाम नबी आजाद चले गए, G25 G23 लोग उठ गए, तो उनका पार्टी टूट जाएगी। वर्टिकल विभाजन कभी भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ का आज तक नहीं। कांग्रेस के वर्टिकल विभाजन हुए, जो इनके टुकड़े गए वो बड़े बड़े दल बन गए। ममता बनर्जी की सुनिश्चित नहीं किया जाता है, YSR कांग्रेस। सुन लीजिए, अब मेरी बात सुन लीजिए। कांग्रेस ही अज्ञानता लोगों में नहीं है। जी जी आप में हो सकती है, अज्ञानता नहीं। जी जी रवि जी, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। ये कैसा लोकतंत्र है? मैंने आपकी बात सुनी ना, जितने आप यहाँ पर लब्बे लुआ जो लाग लपेट कर रहे थे वो सब सुना मैंने, लोगों ने भी सुना, लोग जानते हैं लोकतंत्र कहाँ है। अब कैसा लोकतंत्र है? ऊपर चुनाव करा लिए बैठकर, नीचे से चुनाव ही नहीं हुए। अरे जिले के चुनाव नहीं हो रहे हैं, प्रदेश के चुनाव नहीं हुए भाई। हमारे यहाँ तो पहले बूथ के चुनाव होते हैं, आप ये सबको मालूम है। बूथ के चुनाव होते हैं, जिला कमेटी के चुनाव होते हैं, मंडल के होते हैं, जिले के होते हैं, प्रदेश के होते हैं। और हमारे नियम है जब 50% प्रदेश के चुनाव हो जाते हैं, 50% से ज्यादा, तब हम राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, जो हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं प्रदेश के प्रतिनिधि चुनते हैं, प्रदेश के फिर बाद में केंद्र के प्रतिनिधि चुनते हैं वहां पर, तो वो चुनाव होते हैं हमारे। और नड्डा जी तो चुने गए, किसने बोला नहीं चुने गए? आपको पता ही नहीं है, फिर आप जानते ही नहीं भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक व्यवस्था को देखें। अब आप तो संघ के नाम से आरएसएस के लोगों ने उन्हें कैसे आरएसएस के नाम से बोलना है। आप कितना भी झूठ बोल रहे हैं, आज के युवा जानते हैं षड्यंत्रकारी भारतीय जनता पार्टी के हर हथकंडे को। स्वयं संघ की राजनीतिक शाखा है, हम उनकी एक शाखा है। जैसे अलग अलग संगठन है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सेवा भारती, ऐसे उनकी पॉलिटिकल रवि जी एक मिनट। और देखिए वो स्वतंत्र इकाई है, उसकी एक व्यवस्था है, संविधान है, चुनाव। आपका कौन सा संविधान है? आप रोज नई नई बातें करते हैं। क्यों कमलनाथ जी कब से बने हैं? छिंदवाड़ा का जब जाके 25 साल से जिला अध्यक्ष नहीं बदला गया। कौन सा? 27 साल से सोनिया गांधी। कौन सा लोकतंत्र है आपके यहाँ? आप देखिए, और इंदिरा गांधी रही, नेहरू जी रहे, और सोनिया गांधी रही, राहुल गांधी कुछ समय के लिए आए। गांधी परिवार के पास पूरी सल्तनत रही कांग्रेस की, और चाटुकार लोग उन पर तिलक करते रहे, तभी ये हुआ। किसी तरह हम केसरी ठीक है किस तरह से बाहर फेंका गया नरसिम्हा राव के साथ क्या अन्याय किया। देखिए लोकतंत्र नीचे से आता है कि ऊपर से आता है, ये बताइए। नीचे से चुनावों के ऊपर जाते हैं। अब आप बात करें, अभी CWC के चुनाव करा लेते, दिग्विजय सिंह जी बोले, और भी बोले, कई नेता बोले दूसरे कि CWC के चुनाव क्यों नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि पार्टी में विघटन न हो जाए। सोनिया जी को, राहुल गांधी को पता है कि एक और वर्टिकल विभाजन की कगार पर कांग्रेस थी, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो लोकतंत्र और हम तो ऐसे चुनाव करेंगे। क्यों शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे, ठीक है मालू जी, व्हिप जारी करा। जी मालू जी, अगर आपकी बात हो गई हो तो मैं प्रतिक्रिया ले लूं। वो अध्यक्ष बनेगा। ठीक है रवि जी। जितना दलित का अपमान किया है उतना किसी पार्टी ने दूसरी, सीताराम केसरी। ठीक है मालू जी, ठीक है रवि जी। कोई लोकतंत्र नहीं है, तानाशाही है और एक परिवारवाद है और वंशवाद है, इसके अलावा। ठीक है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस की जो बागडोर है वो लंबे समय तक गांधी परिवार के हाथों में रही है। रवि जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मैं दरअसल भारतीय जनता पार्टी के मालू जी की उबासी बातों को सुन रहा था और प्रदेश की जनता भी उनके उबासी भाषणों से ऊब गई होगी। आज वो परिवारवाद की बातें कर रहे हैं, जो बहुत ही मतलब एक मैं कहूं कि उन्हें परिवारवाद पे बात करने से पहले अपनी पार्टी के नेताओं के बारे में जानना चाहिए। जिस जिले से वो आते हैं उन्हें बता देना चाहिए कि कैलाश विजयवर्गीय जी के पुत्र आकाश विजयवर्गीय किस घर परिवार से आते हैं, दीपक जोशी जी किस घर परिवार से आते हैं। तो उन्हें अपनी गिरवा में झांकना चाहिए, उन्हें अपनी पार्टी के नेताओं के परिवार के संबंध में जानना चाहिए। आज जो परिवारवाद की बातें कर रहे हैं ना, राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह किस घर परिवार से आते हैं, तो ये कौवा कान ले गया कि तर्ज पर बात करने वाले नेताओं के दो मुंह चेहरे हैं ना, इस प्रदेश की जनता जानती है। बहुत हुआ आपका षड्यंत्र और आपकी षड्यंत्रकारी बातें। प्रदेश की जनता इस तरह की बातें नहीं चाहती है। प्रदेश की जनता चाहती है कि उसे आर्थिक असमानता से कैसे निजात मिले। प्रदेश की जनता, देश की जनता चाहती है कि युवाओं के हाथ को काम कैसे मिले। 10 लाख का सूट पहनने वाले लोग इस तरह की बातें करते हैं, उनके मुंह से शोभा नहीं देता है। आज आप 22 करोड़ लोग
आपकी सरकार में गरीबी रेखा के नीचे क्यों पहुंच गए? सवाल आपको इस बात का देना होगा मालू जी, क्योंकि कांग्रेस अपने अधिवेशन में संकल्पों के साथ आगे बढ़ रही है कि उन्हें सशक्त बनाने का काम केवल इस देश में कोई कर सकती है तो कांग्रेस कर सकती है। ठीक है, चलिए ठीक है रवि जी, समय की बाध्यता है। जी रवि जी, गोविंद जी, देवदत्त जी, उसका विघटन हो चुका जी संगठन। ठीक है, समय की बाध्यता है। आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस का जो राष्ट्रीय महाधिवेशन है, 85वां राष्ट्रीय महाधिवेशन, वो रायपुर में चल रहा है और उसमें 6 बड़े संशोधन भी किए गए हैं। साथ ही साथ इस बार जो फोकस है वो खास करके महिलाओं पर है, युवाओं पर है और ये भी कहा गया है कि इस बार थर्ड जेंडर को भी मौका दिया जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो इतने सारे संशोधन कांग्रेस करने जा रही है, इसका वास्तव में फायदा चुनाव में आखिर कांग्रेस को मिलता है या नहीं। तो IND एजेंडा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।